नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज की गुगली, जहां खबरें सिर्फ सीधी नहीं आती, कभी बाउंसर बनकर सर के ऊपर से निकल जाती हैं, तो कभी गुगली बनकर सीधे दिमाग को घुमा देती है। यहां हम आपको वही खबरें दिखाएंगे जो दिखती तो हैं, लेकिन उनके छुपे हुए मतलब, उल्टे सीधे तर्क और नेताओं के गोलमोल जवाबों की असली स्पिन भी जो आप नहीं समझ पाते हैं, वो आपको समझाएंगे। यहां नेताओं के दावे भी होंगे, उनके उल्टे सीधे तर्क भी होंगे और उन पर थोड़ा सा तंज का नमक भी होगा। तो खबरों के इस पिच पर हम हाजिर हैं सटायर की स्विंग, सवालों की स्पिन और सच की गुगली के साथ, क्योंकि यहां सिर्फ खबरें बताई नहीं जाएंगी, थोड़ा घुमाकर समझाई भी जाएंगी। तो तंज की टर्न सटायर की स्विंग के साथ शुरू करते हैं न्यूज की गुगली। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं सरप्राइज कॉल गुगली की पहली तस्वीर, जिसने सिस्टम को ही सरप्राइज कर दिया। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसान हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया। मंच सजा, बातें हुई, किसानों की सुविधा, तुरंत समाधान, तकनीक का इस्तेमाल, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई जनाब। सीएम साहब ने सोचा चलो जरा रियलिटी चेक कर लिया जाए, और फिर क्या था, खुद ही बन गए एक आम किसान और लगा दी हेल्पलाइन पर कॉल। अब सोचिए, उधर कॉल सेंटर में बैठे कर्मचारी को क्या पता कि लाइन के उस पार किसान नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री हैं। सीएम साहब ने सीधा सवाल दाग दिया, भाई ये जो गर्मी की तीसरी फसल लेनी है उसका क्या तरीका है। अब इधर से जो जवाब आया वही इस कहानी का असली पंच है। उधर से आवाज आई, सर अभी इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, आपसे अधिकारी संपर्क करेंगे। आप भी सुनिए जरा वो किसान हेल्पलाइन नंबर पर सीएम की बातचीत। हमारी आवाज आ रही है? सर मैं टीम किसान हेल्पलाइन। जी आपकी आवाज आ रही है हमें। आप कहाँ, किस स्थान से बोल रहे हैं? सर मैं सीएम किसान हेल्पलाइन से अभिषेक बात कर रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना है, आप बताइए क्या लगाना चाहिए। गर्मी की तीसरी फसल की आपको जानकारी चाहिए? जी। जानकारी से पूर्व क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम, एक सामान्य किसान हूँ। जी सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अभी वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आपका नंबर हम तक पहुंच गया, आपको हमारे विशेष अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? समझ चाहेंगे समान, अभी वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ द्वारा आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब सोशल मीडिया पर लोग इस पूरी बातचीत को जमकर सराह रहे हैं, कह रहे हैं कि वाह ये हुआ असली क्रॉस चेक। असली नेता वही होता है जो सिर्फ योजनाएं लॉन्च ना करे बल्कि ये भी देखे कि जमीन पर वो चल भी रही है या नहीं। कोई इसे पारदर्शिता बता रहा है तो कोई कह रहा है कम से कम पता तो चला कि फोन उठता है और जानकारी के लिए अधिकारी खुद सामने से संपर्क की बात कहते हैं। अब जरा विपक्ष की तरफ भी नजर डालना जरूरी है, उधर भी नजर डाल लेते हैं। विपक्ष सवाल तो खूब पूछता है, ये क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री ने सिस्टम का लाइव डेमो टेस्ट लिया तो सवाल यह है कि क्या विपक्ष भी कभी इस तरह जमीन पर उतरकर चेक करेगा या फिर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नेटवर्क फुल रहेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में दो तस्वीरें साफ दिखती हैं, एक सिस्टम चालू है, फोन उठ रहा है, और दूसरी सिस्टम को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब देखिए, यही है असली रियलिटी टेस्ट। योजनाएं लॉन्च करना आसान है, लेकिन खुद कॉल करके सिस्टम को परखना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और यहीं पर मुख्यमंत्री की पहल को लोग सराह भी रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम नेता ने फाइलों से बाहर निकलकर सिस्टम को लाइव चेक किया। तो यह घटना सिर्फ एक कॉल नहीं बल्कि एक मैसेज है, संदेश है कि अब सिर्फ लॉन्च नहीं बल्कि लाइव टेस्ट का दौर आ गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र ऐसा रहा जिसे देखकर लगा मानो लोकतंत्र नहीं डिबेट रियलिटी शो चल रहा हो। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको समझाते हैं। मुद्दा था नारी शक्ति वंदन और महिला आरक्षण, लेकिन चर्चा कम और शब्दों के तीर ज्यादा चले। एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव,
दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, और बीच में मुद्दा कहीं गुम सा हो गया। बहस इतनी सशक्त हुई कि नारी शक्ति भी शायद सोच रही होगी कि मुझे तो बहाना बना लिया गया साहब। मुख्यमंत्री जी ने अपने अंदाज में सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो उमंग सिंघार ने उसी अंदाज में सवालों की झड़ी लगा दी। जवाब कम, जुमले ज्यादा और तर्कों से ज्यादा टकराव देखने को मिला। स्थिति ऐसी हो गई कि विधानसभा का माहौल संविधान से ज्यादा संवादहीनता का प्रतीक बन गया। देखिए जरा किस तरह से विधानसभा के भीतर इन दोनों नेताओं के बीच विवाद की तस्वीरें दिखी। और ऐसे में वो संकल्प जब लाया तो कितनी झूठ बात है कि पहले हमारा हो गया। तो ये कौन सी बात हुई? पहले हमारा प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पे संशोधन की बात आई, उसी आधार पर ये सारे लोग बैठे, उसी की तो हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? इसीलिए अब ये बात स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस से बताऊं क्या? इस बात मैं वापस से पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात कर रहा हूं। मैं वापस से नियम बताऊं मुख्यमंत्री जी को? माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर आपका प्रस्ताव है तो सूचना क्यों नहीं मिली सदन से, यहाँ से विधानसभा? आपके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। नियम की बात हो रही है। कई गुना ज्यादा चिल्ला सकते हैं। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। नियम की बात हो रही है। 10 गुना ज्यादा चिल्ला सकते हैं। आपके बड़े फायदे में भी कुछ नहीं होगा। तो पक्ष और विपक्ष के बीच जो है विधानसभा में इस तरह के हंगामे की तस्वीर दिखी, और सिर्फ तस्वीर नहीं दिखी, आगे क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। हंगामा बढ़ा, आवाजें ऊंची हुई और आखिरकार स्पीकर को कहना पड़ा कि भाई पहले शांति लाओ फिर लोकतंत्र चलाओ। नतीजा हुआ कि जिस मुद्दे पर वोटिंग होनी थी वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गई और स्पीकर ने वोटिंग का फैसला ही वापस ले लिया। महिला आरक्षण के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा वोटिंग की समिति देते हैं सदन में गहमागही बढ़ गई और नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को नियम बताने की बात कही तो मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया कि आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम आपसे कई गुना ज्यादा चिल्ला सकते हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ओर से हंगामा शुरू हुआ, जिसकी झलक भी आपने देखी। यानी महिला आरक्षण पर चर्चा का दिन पुरुषों की बहस में उलझकर रह गया। अब सवाल यह है कि क्या नारी सशक्तिकरण का मुद्दा भी सिर्फ राजनीतिक अखाड़ा बनकर रह जाएगा या कभी सच में इस पर गंभीर चर्चा भी होगी? फिलहाल तो विधानसभा में जो हुआ वो यही कहता है कि मुद्दा महिला आरक्षण का था, लेकिन आरक्षण बहस से ही बाहर हो गया। अब ये जो अगली गोगली है वो सीधी साधी नहीं है। यह दिग्विजय सिंह बनाम जीतू पटवारी की गुरु चेला वाली राजनीति का तड़का है, जिसमें बयान कम और संदेश ज्यादा छिपा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, या यूं कहें कि ठीक होने की कोशिश जारी है। एक तरफ है सियासत के अनुभवी खिलाड़ी दिग्विजय सिंह और दूसरी तरफ संगठन के नए कमांडर जीतू पटवारी। लेकिन लग रहा है कि यहां कमांड से ज्यादा कमेंट्री चल रही है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पटवारी की पार्टी में जबरदस्त पकड़ है, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता है। मतलब साफ है, कप्तान तो आप हैं, लेकिन स्टेडियम अभी भी हमारे इशारे पर ही गूंजता है। अब पटवारी भी पीछे कहां रहने वाले थे, तुरंत बोले मैं तो आपका ही चेला हूं, और फिर आया वो डायलॉग जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। देखिए और सुनिए आप भी ये कि गुरु चेला वाली पूरी स्क्रिप्ट क्या रही। और जब जीतू पटवारी से पत्रकारों ने ये बात पूछी कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, उन्होंने साफ कहा कि भाई दूसरा सवाल पूछो। इस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। देखिए आप भी। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया वाल्मीकि और बसोट समाज का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कोई सदस्य नहीं है। जीतू भाई अरे अपॉइंट कर दो। अरे केसी वेणुगोपाल से तो आप जो कहोगे वो लिखवा के ले आओगे। आप हमको भरोसा है आप पर। जितने फ्री आप केसी वेणुगोपाल के हो किसी से प्रेसिडेंट प्रदेश और देश में नहीं मिलेगा। आपका कहा कोई टालता है क्या राजेंद्र गौतम जी बैठे, कभी इन्होंने आपकी बात टाली है क्या? अरे आपकी जो पकड़ है एआईसीसी में हम लोग भी थोड़ी ना है यार। इसलिए जोड़ दो, ठीक है ना। अभी बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष तुम्हारे प्रदेश में पदाधिकारी हैं। चेला हो लेकिन चेला रह गए गो, बेटा हो गया शकर। दिग्विजय सिंह जी ने एक कार्यक्रम में आपको लेकर बातें कही कि एआईसीसी में जितनी आपकी पकड़ है, आपने कहा कि आपके गुरु वही हैं, और उन्होंने 2 समाजों को लेकर जिक्र किया कि एआईसीसी में कोई नहीं। अभी दूसरा
तुमने भी मान लिया कि सर हमारा चेला है। तो दिग्विजय सिंह का यह वीडियो भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई पार्टी के एससी विभाग की बैठक का है। इसमें राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह संगठन के स्वरूप पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बात कर रहे हैं। पर यहां से जो गुरु चेला की केमिस्ट्री सामने आई है, उसके बाद अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के भीतर ऑल इज वेल है? और एक सवाल यह भी है कि यह मिठास है या अंदर खाने की हल्की सी कड़वाहट? क्या यह बयान सिर्फ हंसी मजाक था या फिर कांग्रेस के भीतर पावर बैलेंस का पब्लिक ट्रेलर था? क्योंकि जब गुरु और चेला की केमिस्ट्री खबर बन जाए तो समझ लीजिए कि क्लास के अंदर सब कुछ साइलेंट नहीं चल रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है या यह सिर्फ पॉलिटिकल शुगर कोटिंग है? फिलहाल इतना तय है, यहां बयान कम, इशारे ज्यादा हैं और सियासत में इशारों की भाषा सबसे तेज होती है। पर खबर में गुगली क्या है, ये आपको समझाते हैं। खबर में गुगली यह है कि दिग्विजय सिंह को यूं ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता है। उनकी बातों को आप तारीफ, तंज या ताना कुछ भी कह सकते हैं। दिग्विजय ने जिस तरह जीतू पटवारी का महिमा मंडन किया, उसे लेकर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो इस वेल वाली ऑल इज वेल वाली स्थिति तो नहीं है और लोग इस पार्टी और नेताओं के बीच तनातानी के रूप में भी देख रहे हैं। ग्वालियर में इन दिनों विकास से ज्यादा वर्चस्व की सियासत नजर आ रही है। सड़क वही, प्रोजेक्ट वही, लेकिन निरीक्षण करने वाले चेहरे बदलते जा रहे हैं। एक तरफ भारत सिंह कुशवाहा जमीन पर उतरकर वेस्टर्न बाईपास के काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाते दिखे, अधिकारियों को निर्देश दिए और समीक्षा बैठक कर साफ संदेश दिया कि वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी प्रोजेक्ट पर पहुंचकर इसे अपने विजन का हिस्सा बताते हुए काम की रफ्तार और गुणवत्ता का जायजा लेते नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह महज विकास कार्यों की निगरानी है या फिर ग्वालियर में क्रेडिट की जंग शुरू हो चुकी है? दरअसल ग्वालियर की सियासत हमेशा से संकेत देती रही है और अब यह निरीक्षण पॉलिटिक्स भी यही इशारा कर रही है कि यहां विकास के साथ साथ सियासी ताकत का प्रदर्शन भी हो रहा है। जहां एक ओर सिंधिया का प्रभाव और विजन दिखता है, वही कुशवाहा की जमीनी सक्रियता भी नजर आती है। यानी ग्वालियर की सड़कों पर सिर्फ डामर नहीं बिछ रहा, बल्कि सियासत की नई लकीरें भी खींची जा रही हैं। ग्वालियर की निरीक्षण पॉलिटिक्स अब सिर्फ विकास कार्यों की मॉनिटरिंग तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसके पीछे सियासी संदेश और क्रेडिट की जंग साफ नजर आने लगी है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव और विजन, तो दूसरी ओर भारत सिंह कुशवाहा की जमीनी सक्रियता और जनता के बीच पकड़। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ग्वालियर में अब दो पावर सेंटर उभरते दिख रहे हैं, जहां विकास कार्य अब सियासी ताकत दिखाने का जरिया भी बनते जा रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि ग्वालियर की सड़कों पर सिर्फ डामर नहीं बिछ रहा, बल्कि सियासत की एक नई लकीर भी खींची जा रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक अनोखा अभियान चल रहा है, आपका सेवक आपके द्वार। नाम सुनकर लगता है जैसे सेवा का नया अध्याय लिखा जा रहा है, लेकिन जनाब कहानी में एक ट्विस्ट है। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इन दिनों जनता के बीच जाकर हाल चाल पूछ रहे हैं। दिन में जाएं जनता खुश, शाम को जाएं लोग तैयार, लेकिन जब मंत्री जी रात के सन्नाटे में दरवाजा खटखटाए तो कहानी थोड़ी फिल्मी हो जाती है। अब सोचिए, रात के 12 बजे गहरी नींद में आप सोए हुए हैं, अचानक ठक ठक ठक, दिल धड़क उठे कि आखिर कौन है दरवाजे पर। बाहर से आवाज आए दरवाजा खोलो और सामने मंत्री जी खड़े हों और पूछे कि सवाल बताइए, हम काम ठीक कर रहे हैं या नहीं। अब यह सर्वे है या सपनों की परीक्षा, जनता सोच में पड़ गई है। यह आपका सेवक आपके द्वार है या आपकी नींद हमारे अधिकार। लोग कह रहे हैं कि सेवा अच्छी बात है, लेकिन स्लीप शेड्यूल भी कोई चीज होती है मंत्री जी। आखिरकार बिजली का विभाग संभालने वाले अगर नींद ही उड़ा दे तो अंधेरा सिर्फ घर में नहीं, आंखों के नीचे भी दिखने लगता है। हालांकि इस अभियान का एक दूसरा पहलू भी है, लोग अपनी समस्याएं सीधे मंत्री तक पहुंचा रहे हैं। बिजली कटौती, बिल, ट्रांसफार्मर, सब मुद्दे मौके पर ही रखे जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही, क्या समाधान का समय भी आधी रात ही होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी जो सोच रहे हैं, जब समस्या 24 घंटे की है तो शिकायत भी 24 घंटे की होनी चाहिए और 24 घंटे हम उनको सुनेंगे? या फिर ये एक नया ट्रेंड है, नो स्लीप ओनली सर्विस? आप भी देखिए ऊर्जा मंत्री की देर रात ऊर्जा से भरी सेवा की तस्वीरें।
नमस्कार, जनाब कैसे हैं? क्या नाम है? मुकेश जी, क्या परेशानी? बिजली सही मिल रही है? बिल्कुल बढ़िया। और पानी? बढ़िया। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? सफाई ठीक नहीं हो रही है भाई? नहीं ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा सा रहता है। ट्रांसफार्मर का क्या दिक्कत? तुमने पहले कही थी जाली लगवा दो, अब क्या करना है इसको? नहीं, थोड़ी सी कम हो जाए बस। रोड वगैरह नहीं आ पाती, इसको कम करवाओ जाली। रोड चोरी हो जाए। सुनो आया हेमंत तोमर, मैं हूँ हेमंत तोमर। ऐसे हो प्रदीप जी? हमारे ये बताओ कि बिजली वगैरह ठीक हो गई? पानी? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है? सफाई चाहिए, बिजली चाहिए, गाड़ी चाहिए। कहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर कोई गलती हो रही है तो? क्या बेटा क्या कर रहा है? कौन सी क्लास में? 7th में। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम? तो कुल मिलाकर सेवा का जज्बा काबिले तारीफ है, लेकिन तरीका थोड़ा अलार्मिंग हो गया है, क्योंकि जन सेवा तभी असरदार होती है जब जनता जागी हुई हो, नींद से जागकर नहीं, भरोसे से जोड़कर। पर यहां मंत्री जी नींद से जगा तो रहे हैं, पर साथ ही समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिला रहे हैं। अपने इस अभियान के वीडियो मंत्री खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन गुगली क्या है? गुगली ये है कि चुनाव अभी दूर है। ऐसे में मंत्री जी डोर टू डोर दस्तक देकर जमीनी हकीकत भी जान रहे हैं और उन्हें यह भी पता चल रहा है कि आखिर वो कितने पानी में है। अब ये गुगली थोड़ी सी फिल्मी है। यूएस ईरान टकराव, दुनिया में हड़कंप, तेल के दामों में उछाल और इसी बीच भारत बड़े आराम से जैसे कह रहा हो तूफान आई या बवाल, हमारा ऑयल मैनेजमेंट है कमाल। अब जनाब, भारत ने किया क्या आखिर? जहां दुनिया घबराई हुई थी वही भारत ने डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीदा है, सप्लाई डाइवर्सिफाई की और अपने रणनीतिक भंडार को मजबूत किया है। मतलब तेल भी सस्ता और टेंशन भी आधा। और ये सिर्फ हमारी तारीफ नहीं है, अब तो पड़ोसी भी मानने लगे हैं। जी हां, वही पड़ोसी जो हर बात में लेकिन ढूंढते हैं। अब कह रहे हैं कि वाह भारत, क्या स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने हाल ही में भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि जिस तरह से भारत ने क्रूड ऑयल मैनेज किया वो काबिले तारीफ है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली मलिक ने एक लोकल न्यूज चैनल के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने भारत की तेल को बचाकर रखने और इस समय में स्थिति से निपटने के तरीके की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पाकिस्तान और भारत की स्ट्रेटजी की तुलना करते हुए बताया कि पाकिस्तान के पास महज 5 से 7 दिन का ही तेल बाकी है। अब जरा ये सीन सोचिए, कल तक जो कहते थे हम नहीं मानते, आज कह रहे हैं कि हमें भी सिखा दो। यानी हालत ये हो गई है कि पहले मुकाबला करते थे, अब नोट्स मांग रहे हैं। तंज तो बनता है भाई। भारत ने आखिर किया क्या? सस्ते में तेल खरीदा, सही समय पर खरीदा और सबसे जरूरी समझदारी से खरीदा। और उधर कुछ देशों ने क्या किया? महंगा खरीदा, देर से खरीदा और फिर बोले बजट आखिर क्यों बिगड़ गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भी भारत की इस रणनीति को अपनाएगा? देखिए, तारीफ करना आसान है, लेकिन उसी तरह की नीति अपनाना, उसके लिए चाहिए दूरदृष्टि और थोड़ी आर्थिक हिम्मत। और ये सब कुछ पाकिस्तान के पास कितना है ये आप भी समझते हैं, और पाकिस्तान तो अपने हालत बेहतर समझ रहा होगा। पर भारत ने सिर्फ तेल नहीं खरीदा, भारत ने मौके को पहचाना और खेल को समझा। और यही फर्क है, रिएक्शन जो कि पाकिस्तान करता है और स्ट्रेटजी जो भारत के पास है, जिसकी तारीफ अब खुद पाकिस्तान कर रहा है। धर्म, समाज और राजनीति तीनों को एक ही मंच से साधने की कोशिश, या फिर एक ऐसा बयान जिसने बहस छेड़ दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर के मंच से ऐसा गुगली फेंका जिसने सियासत से लेकर समाज तक हर जगह हलचल मचा दी है। 4 बच्चे पैदा करो और 1 बच्चा संघ को दे दो। अब सवाल यह है कि सिर्फ एक धार्मिक अपील है या सिर्फ इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश छुपा है।
दरअसल नागपुर में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान जहां मंच पर मोहन भागवत, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज मौजूद थे, वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बयान दिया और देखते देखते यह बयान चर्चा का केंद्र बन गया। सुनते हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा वहां से। पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। तो आपने सुना एक ऐसा बयान जो सीधे साधे परिवार, जनसंख्या और संगठन से जुड़ता है। अब यहाँ से उठते हैं कई बड़े सवाल। क्या यह बयान जनसंख्या बढ़ाने की अपील है या फिर संगठन को मजबूत करने का संदेश, और या फिर एक नई विचारधारा को जमीन देने की कोशिश है? अब हम बात करेंगे आस्था, अधिकार और अजीबो-गरीब एक्सपेरिमेंट की। मुद्दा हरिद्वार का है, गंगा घाट का है और विवाद ऐसा कि सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। क्या अब गंगा स्नान में पेट फ्रेंडली पॉलिसी भी शामिल हो गई है क्या? जी हां, खबर यह है कि एक महिला अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंची, आस्था का केंद्र, मोक्ष की नगरी, और वहां जाकर उन्होंने अपने पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाना शुरू कर दिया। अब गंगा घाट पर मौजूद साधु संतों ने इसका विरोध किया तो मामला शांत होने के बजाय और भी गर्मा गया। महिला जी ने कहा यह मेरा अधिकार है और साधु संत बोले यह आस्था का अपमान है। बस फिर क्या था, आस्था बनाम अधिकार की यह बहस सीधे गंगा किनारे शुरू हो गई और देखते ही देखते ये डॉग बात एक डिबेट शो बन गया। सुनिए क्या कह रहे हैं साधु संत इसके विरोध में। क्योंकि साक्षात देवी है, वहां विभिन्न लोग अपनी आस्था के तहत अपने पूजा कर्म करते हैं। विभिन्न सनातन धर्मियों के पूजा कर्म में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कुत्ते को नहलाना, कुत्ते को लेकर इस प्रकार की जबरदस्ती वहां लोगों के टोकने के बाद उनसे झगड़ा करना, ये इतनी बड़ी अनभिज्ञता है कि वो सनातन धर्म में होकर भी केवल और जीव के प्रति प्रेम की तो बात करते हैं, लेकिन उन सनातन धर्म की शास्त्रीय विषयों को नहीं जानते। ये बेवकूफ़ी है। अब जरा सोचिए, एक तरफ गंगा जिसे हम मां कहते हैं और दूसरी तरफ पेट जिसे हम फैमिली कहते हैं, और बीच में खड़ा है हमारा समाज जो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ज्यादा इमोशनल किसे माना जाए। तंज यही है कि हम इंसानों को तो गंगा में स्नान करके पाप धोने की छूट है, लेकिन कुत्ते को नहलाने पर विवाद हो जाता है। मतलब मानव पाप धोए तो धार्मिक कर्म और कुत्ता नहाए तो सामाजिक संकट। लेकिन सवाल यहां सिर्फ कुत्ते का नहीं है, सवाल है गंगा की गरिमा का, परंपराओं का और उस सीमा का जहां पर्सनल चॉइस खत्म होती है और पब्लिक सेंटिमेंट शुरू होता है। तो खबरों के इस भागदौड़ में हमने कोशिश की कि आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं बल्कि उन खबरों के पीछे छिपी सच्चाई और उसका असर भी समझा सके, क्योंकि न्यूज की गूगली का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि हर खबर के उस पहलू को सामने लाना है जो अक्सर नजरों से छूट जाता है। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपको सोचने पर मजबूर भी किया होगा। अब चलते चलते आपके लिए एक ज्ञान की गूगली। तो आज की ज्ञान की गूगली है, खुद पर विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। हर दिन अपने सपनों के लिए थोड़ा थोड़ा काम करें, क्योंकि बड़े बदलाव छोटी छोटी कोशिशों से ही नजर आते हैं। नमस्कार।